गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार, आपका हिंदी टीचर, आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी कोर्स बी बुक स्पर्श में संकलित गद्य खंड यानी कहानी पढ़ेंगे। और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। कहानी के बारे में जानने से पहले, यह कहानी का शीर्षक जानने से पहले हम लोग इस कहानीकार के बारे में यानी मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जान लें। मुंशी प्रेमचंद का नाम हिंदी साहित्य में एक शिरोमणि के रूप में है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय, यानी मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है, ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित इनकी पहली कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो उस समय अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए उन्होंने मास्टरी की नौकरी की, फिर इंस्पेक्टरी की नौकरी की, फिर मैनेजर बने और इसके अलावा हंस, माधुरी जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई, वह माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे मुंशी प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। वे इसलिए क्योंकि इनकी रचनाओं में वो सारी चीज़ें थी जो अब तक कहीं न कहीं दूसरे लेखकों में देखने को नहीं मिली थी। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में उन लोगों को जगह दी जो अब तक समाज के हाशिए पर खड़े थे, यानी समाज के एक किनारे पर खड़े थे। मजदूर, किसान, दलित वर्ग, गरीब, निम्न वर्ग के लोग, शोषित लोग, प्रताड़ित लोग, उन सभी को उन्होंने अपने रचनाओं में जगह दिया। चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो, हर जगह उन्होंने उनको यह स्थान दिया है। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो जाता है। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 400 कहानियाँ लिखी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास यहाँ दिए हुए हैं: गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। ये इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास है। जो मंगलसूत्र ये जो उपन्यास है वह अधूरा है, यानी अपूर्ण है। उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था। बात करते हैं इस कहानी की पृष्ठभूमि की। मुंशी प्रेमचंद या कोई भी लेखक जब कोई कहानी लिखता है तो उसके लिए कोई न कोई एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि के यानी बिना आधार के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक मकान बनाना हो तो उसके लिए कम से कम एक बुनियाद की आवश्यकता होती है, एक आधार की आवश्यकता होती है। बिना उसके वह मकान या वो महल खड़ा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर कहानीकार हो, रचनाकार हो, लेखक हो, कवि हो, उपन्यासकार हो, वह जब भी अपनी रचना करता है तो उसके पहले वह एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो आइए देखते हैं प्रेमचंद ने जो यह कहानी लिखी है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। और अब तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि इस कहानी का नाम क्या है। जी हाँ, बड़े भाई साहब। ठीक, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। चूँकि यह कहानी यह प्रेमचंद की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसमें बच्चों के बारे में बातें की गई है। मुंशी प्रेमचंद जब छोटे थे यानी लगभग 9 वर्ष के थे तब की यह उनकी कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से वह बच्चों के मन स्थिति को भी व्यक्त करना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारा बचपन
छूट जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वे अपने जीवन में बचपन जो सबसे सुनहरा पल होता है, एक सबसे सुनहरा पल ये क्षण होता है, उसे वो जी नहीं पाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इस कहानी में इस चीज़ को भी मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है, अगर आपके घरों में या आपके परिवार में कई सारे बच्चे हैं और कई सारे वहाँ पर ये रहते हैं, भाई बहन होंगे अगर आपके परिवार में, तो ये इस बात को आप महसूस कीजिएगा कि आपका जो बड़ा भाई है या आपकी जो बड़ी बहन है, वो हमेशा अपने छोटी बहन या छोटे भाई को, या बड़ा भाई है जो अपने छोटे भाई को हमेशा टोकता रहता है कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। या हमसे जो घर में बड़े होते हैं वे अक्सर ऐसा कहते हैं। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूँ न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, लेकिन इस भुलावे में भी रहना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये वे लड़के होते हैं जो अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं, यानी कि इन्हें ही वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं, यानी ये मुंशी प्रेमचंद के अपने बड़े भाई साहब हैं तो उम्र में छोटे, यानी सिर्फ उनकी उम्र अभी 14 वर्ष ही है, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है, यानी लेखक। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़े होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। जैसा कि अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं, अपने जो घरों में हम माता पिता को देखते हैं, वो बड़े भाई या जो बड़ी बहन होती है, जो घर में बड़े बच्चे होते हैं, उनके बड़े बेटे जो होते हैं, उनसे वे काफ़ी सारी उम्मीदें लगा कर रखते हैं कि मेरा बड़ा बेटा बड़ा होकर कुछ करेगा, कुछ बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, घर के लिए कुछ करेगा। तो ये सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। तो इस कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद ने अपने बड़े भाई साहब के माध्यम से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। और मुंशी प्रेमचंद के जो बड़े भाई साहब हैं, इस नाते वे खुद को भी इस जिम्मेदारी को भी महसूस करते थे और कोशिश करते थे कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। और इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में, यानी चक्कर में, बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। यानी कि अपने छोटे भाई को सुधारने, उसे अनुशासन में बनाए रखने के लिए वे खुद अनुशासन में रहते थे, जिसकी वजह से कम उम्र में ही वे अपने अंदर उस बहुत कम उम्र में ही वे गंभीर हो गए थे। वे हर समय कुछ ना कुछ कहते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, छोटे भाई को डांटते रहते, जिससे कि उनका छोटा भाई गलत आदतों में न पड़े, गलत संगतों में न पड़े, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते और जो वे अपनी एक जिम्मेदारी के रूप में इस चीज़ को महसूस करते थे। चलिए अब सीधे चले आते हैं पाठ, यानी आज की हमारी जो कहानी है, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो शीर्षक है, यह नाम से ही स्पष्ट है, यानी जो हमसे उम्र में बड़ा होता है। और आप लोगों को ही पता होगा, अगर आपके घर में आपसे बड़े भाई या आपसे बड़े जो भी हो, तो वे आपको हमेशा कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो जो कहानी है आज की, बड़े भाई साहब, इसमें जो हमसे उम्र में बड़ा होता है हमारे घर में, वो हमारा बड़ा भाई होता है। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद के भी एक बड़े भाई हैं जो केवल उनसे 3 दर्जे आगे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद की उम्र 5 साल की है और बड़े भाई साहब की उम्र 14 वर्ष की है। लेखक का मन हमेशा यहाँ वहाँ चंचल रहता है, भटकता रहता है, वे खेल कूद में ही व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई में उनका जी नहीं लगता है। और जो उनका बड़ा भाई है वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, अध्ययनशील प्रवृत्ति के हैं, हमेशा अनुशासन में रहते हैं, समय पर उठना, समय पर सब काम करना, समय पर अपना सारा गृह कार्य पूरा करना, स्कूल जाना, ये तरह तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं वे करते रहते हैं। उनका मन खेलने को करता, लेकिन वे जाते नहीं थे। और लेखक चाहकर भी खेल के प्रति अपने मुँह को त्याग नहीं पाते थे। कहानी शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे।
इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। इसलिए वे 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उनका कहना था, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। यानी कहने का मतलब कि बड़े भाई साहब एक काम को एक बार 2 बार नहीं बल्कि कई बार करते रहते हैं, और एक ही कक्षा को पास करने में उन्हें कम से कम 2 साल या अधिक से अधिक 3 साल लग जाते हैं। यानी यहाँ यहीं से आपको पता चल जाएगा कि बड़े भाई साहब अध्ययनशील तो हैं, मेहनती तो हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, लेकिन वे कक्षा पास नहीं कर पाते हैं। वे एक कक्षा को पास करने में 2 साल या 3 साल उनको लग जाता था। उनका ये मानना था कि अगर तालीम हासिल करनी है, शिक्षा हासिल करनी है, तालीम उर्दू का शब्द है, शिक्षा अगर हासिल करनी है तो इसकी बुनियाद यानी इसका जो आधार है वो सबसे मजबूत होना चाहिए। अगर आपका आधार मजबूत है तो आप और बड़े भाई साहब का ये मानना था कि अगर बुनियाद पुख्ता न होगी यानी मजबूत न होगी तो उस पर मकान जो बनेंगे वो पायदार यानी अच्छे नहीं बन सकते। मैं छोटा था, यानी लेखक की उम्र 5 साल है, जो पहले की हम लोग पढ़ चुके हैं, और वह बड़े थे, और लेखक के बड़े भाई की उम्र 14 वर्ष की है। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। यानी कि तंबीह यहाँ शब्द है, इसका मतलब है उनकी तामील, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी निगरानी और उनकी पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से बड़े भाई साहब के ऊपर थी। और छोटे भाई का भी जिम्मेदारी थी कि वह बड़ी शालीनता के साथ उनके कहे हुए हर एक बात को माने, उनकी आज्ञा को कानून समझे और उसका पालन करे। बड़े भाई साहब बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य, यानी कोई तालमेल ही न उसमें होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत, यानी ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई देखी, तो उस क्या चीज़ें थी? स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। यानी बहुत सोचने के बाद भी छोटा भाई इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि बड़े भाई ने कापियों में जो चीज़ें लिखी हैं या जो सारे शब्द लिखे हैं या जो चित्र बनाकर रखे हुए हैं, इनमें कोई आपसी कोई तालमेल होगा या आपस में कोई इनका अर्थ भी होगा, लेकिन वे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। और उनसे पूछने का छोटे भाई को साहस भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़े भाई 9वीं जमात में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद उस समय 5वीं कक्षा में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी, यानी कि बड़े भाई साहब की लिखी चीज़ों को समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेखक का मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उन्हें पहाड़ जैसा लगता। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते, और कभी कंकरियाँ उछालता तो कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप यानी गुस्से वाला रूप देखकर छोटे भाई के प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, केवल मौन। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, या मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों को
मिले हुए शब्दों में मेरा वे सत्कार करते, यानी कि इतना सुनने के बाद ही वे फिर मुझे डांटना शुरू कर देते और मुझे समझाने लगते कि सारा दिन यूँ बाहर रहना और भटकने से कुछ हासिल न होने वाला है। जब लेखक बैठकर पढ़ रहे होते हैं तभी उनके बड़े भाई साहब उन्हें टोकते हैं और ये बात कहते हैं, अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गेरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। यानी यहाँ पर लेखक को उनके बड़े भाई साहब ये समझाना चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई खेल का विषय नहीं है। इसे जितने गंभीर रूप से पढ़ा जाए यह उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक उर्दू का शब्द आया है हर्फ, यानी कि अक्षर, जिसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं, वर्ण। इसके लिए उर्दू में हर्फ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उनका मानना है, यानी बड़े भाई साहब का मानना है कि अंग्रेजी पढ़ना और सीखना कोई हंसी खेल नहीं है, वरना कोई भी अंग्रेजी भाषा का विद्वान हो जाता। लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी सीखने के लिए बड़े बड़ों को अपनी आंखें फोड़नी पड़ती है। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है जो बहुत ही सटीक है। और यह दूसरा मुहावरा है खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्या आती है। यानी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद यह विद्या किसी किसी को हासिल हो पाती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी विषय का ज्ञान हो गया है या मैं इस अंग्रेजी विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, उन्हें बस जानकारी भर होती है, वे विद्वान नहीं होते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। बोलना तो दूर रहा, अगर जहाँ तक बोलने की बात हो तो वहाँ तो बहुत सारी गलतियाँ निकलती ही हैं। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घूंगा हो, यानी कि लेखक के बड़े भाई लेखक को घूंगा कहते हैं। घूंगा एक जलीय जीव है जो काफ़ी धीरे धीरे चलता है, सरक कर रेंग कर चलता है। और बड़े भाई साहब का भी ये मानना है कि उनका छोटा भाई जो है वह बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह वह आगे बढ़ता रहा तो वह जीवन में अपनी सफलताओं को जल्द हासिल नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। क्या तुम मुझे देखकर भी इतना नहीं समझ पाते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ? तुम अपनी आंखों से नहीं देखते, दिन रात मैं अध्ययन करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है कि अगर तुम मुझे ये सारी चीज़ें करते हुए नहीं देख पाते हो, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं बाहर, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है क्या? मैं कभी जाकर मेले तमाशे देखने जाता हूँ या मेले तमाशे देखने के लिए तुमने कभी मुझे जाते हुए देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी कि वह अक्सर फेल हो जाया करते हैं और एक ही कक्षा को वह पास करने में कम से कम 2 या 3 साल लग जाते थे, लेकिन फिर भी वे पढ़ाई नहीं छोड़ते थे, वे उसी तरह कड़ी मेहनत करते थे। फिर वे कहते हैं, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो, यानी छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कैसे आशा करते हो कि तुम एक एक करके हर जमात यानी कक्षा पास करते चले जाओगे और इस तरह खेल कूद में समय गंवा कर। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, यानी अपने समय को इस तरह ही बर्बाद करना है, तो बेहतर है घर चले जाओ, अपने घर वापस यानी गांव वापस चले जाने की सलाह देते हैं और मज़े से वहाँ गुल्ली डंडा खेलो, वहाँ मौज करना, आराम से वहाँ रहना, खाते पीते रहना और जितनी खेल कूद करनी है वहाँ करते रहना। यहाँ पर पड़े होकर यहाँ रहकर दादा की यानी कि पिताजी की गाढ़ी कमाई, उनकी जो मेहनत की कमाई है, उन जो रुपए हैं, उसको क्यों बर्बाद करते हो? इतनी सारी बातें बड़े भाई साहब सुनाते हैं लेखक को, यानी मुंशी प्रेमचंद को। इतनी सारी बातें सुनकर मुंशी प्रेमचंद के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जवाब ही क्या था उनके पास? अपराध तो मैंने किया, यानी वे बड़ी शालीनता के साथ अपने अपराध को स्वीकार भी कर लेते और उसे
मान भी लेते। लताड़ कौन सा है, यानी इतनी लताड़ कौन सा है, इतनी बातें कौन सा है हर रोज़। भाई साहब उपदेश देने की कला में बहुत ही निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति लेखक अपने अंदर न पाते, मैं अपने में न पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता है, यानी लेखक सोचने लगते कि क्यों ना घर चला जाऊं मैं, वही मेरे लिए अच्छा होगा। जो काम मेरे बूते के बाहर है, यानी कि मेरे वश में न हो, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, यानी लेखक को बेवकूफ़ बने रहना मंजूर है, लेकिन कड़ी मेहनत करके पढ़ना लिखना उन्हें मंजूर उस समय नहीं था। ये हालांकि यह इनका बचपन का स्वभाव है या उनका बचपना है, यहाँ पर ये जो बातें सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल ज्यों ही फट जाते हैं और लेखक का मन ठीक हो जाता, वे इरादा करते कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालते, फिर बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर कोई काम शुरू करना है तो उनका मानना था कि एक टाइम टेबल उसका होना चाहिए। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, यानी खेलकूद का बिल्कुल समय वे नहीं रखते हैं। प्रातःकाल सुबह उठकर 6 बजे उठना, मुँह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ना, फिर भोजन और स्कूल चले जाना। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम करना, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ना, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, फिर 10 से 11 तक विविध विषय पढ़ना, फिर उसके बाद विश्राम करना। यह लेखक ने अपने लिए पढ़ने का एक समय यानी समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात थी और उस पर अमल करना लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल था। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, यानी पहले ही दिन से वे इस टाइम टेबल को नकारना शुरू कर देते हैं और उस समय सारणी के अनुसार कोई काम न करते, क्योंकि उनका मन हमेशा खेल के मैदान की तरफ भागा रहता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। यानी खेल के प्रति जो लेखक का मोह था वह किसी भी तरह से कम नहीं हो पा रहा था और वे चाह कर भी खेल के प्रति अपने रुझान को, अपनी रुचि को कम नहीं कर पाते और चाह कर भी पढ़ाई में उनका मन न लगता, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और जैसे ही मैं खेल कर वापस आता, यानी लेखक खेल कर जैसे ही वापस आते, बड़े भाई साहब को मौका मिल जाता और वे छोटे भाई को फिर से डांटना और डपटना शुरू कर देते। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो, लेकिन उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। इस बात का डर लेखक को हमेशा लगा रहता, हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती रहती मालूम होती उन्हें। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता था। यानी लेखक चाह कर भी अपने उस बचपने को, अपने खेल के प्रति उस मोह को, उस रुचि को वो छोड़ नहीं पाते थे, जो कि उनके बड़े भाई साहब हमेशा उसे समझाते रहते थे। आज के लिए ये इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।